चलिए तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और मैं आप लोग को जानकारी दूं कि हमने पिछले क्लास में 12th हिस्ट्री के अध्याय 9 का अधिकांश पॉइंट पढ़ाए थे। हमने लास्ट पॉइंट जो पढ़ाए थे उसका नाम था मुगल हरम। हमने मुगल हरम के विषय में विस्तार पूर्वक आपको अध्ययन कराए थे मुगल हरम, और हमने बताए थे कि मुगल हरम एक पवित्र स्थान था और मुगल बादशाहों ने मुगल हरम बनाने का प्रथा शुरू किया था और उस मुगल हरम में बादशाह के सगे संबंधी पत्नियां उपपत्नियां रहती थी और उसके सुरक्षा इत्यादि के लिए काफी अच्छा व्यवस्था बादशाह करते थे। और आज पढ़ना है मुगल उमरा। अब मुगल उमरा के विषय में भी शांति प्रिय ढंग से सुन लीजिए। ये सब बिल्कुल छोटा शब्द है, यही सब शब्द को लेकर बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए इसको सुन लीजिए। मुगल उमरा, मेरे भाई, अमीरों के समूह को उमरा कहा गया था। अमीरों के समूह को उमरा कहा गया था मुगल शासनकाल में। और कहिएगा कि यहां पर भी उमरा का पढ़ने का क्या मतलब हो गया था, मैं बता दूं। उमरा अर्थात अमीर लोगों के समूह का मुगल शासन काल में, चाहे वह शासन का कार्य हो, चाहे विकास के कार्य हो, चाहे कर वसूलने की कार्य हो, सभी में इसका योगदान रहता था उमरा का। और कुछ दिन के बाद शासक उमरा किसको कहेंगे, जैसे अभी भी अगर राजनीतिक क्षेत्र से थोड़ा सा मतलब रखते होंगे तो सुने होंगे, अपने भी भारत में कभी कभी ये समस्या आती है कि एसटी किसको कहेंगे, एससी किसको कहेंगे, ये सब क्वेश्चन आता है अर्थात संसद भवन में, और उस पर डिस्कस होता है कि किस जाति को हम एसटी रखेंगे, किसको एससी बनाना चाहिए। तो ठीक उसी तरह से ये मुगल काल में भी उमरा किसको कहा जाए, इस पर काफी विवाद होता था और लास्ट में डिसीजन होता था। मैं बता दूं, शुरू में तो ईरान के लोग जो थे उसको ही उमरा कहता था, क्योंकि ये ईरानी था ना, उसी को उमरा कहा गया था। लेकिन कुछ दिन के बाद राजपूत या अन्य कुछ देशों के अन्य जो लोग आए थे उसको भी उमरा के अंतर्गत रखा गया था। और मैं बता दूं, उमरा का मुगल शासनकाल एवं अन्य गतिविधियों में अहम भूमिका होता था। तो आपने संक्षेप में उमरा को समझे कि उमरा क्या होता है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मुगल शासनकाल में अमीरों के समूह को उमरा कहा जाता था। इसे अभिजात वर्ग भी कहते थे। मुगल प्रशासन और राजकीय संरचना में मुगल उमरा या अभिजात वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान था। सैन्य संगठन का स्तंभ सैन्य संगठन का स्तंभ अभिजात वर्ग को माना जाता था। पैराग्राफ चेंज। पहले इस समूह में ईरानी और तुरानी अमीर ही शामिल थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद राजपूतों, अफगानों, मराठों को भी शामिल किया गया। इस तरह से मुगल शासन काल में मुगल उमरा की स्थिति काफी अच्छी थी। तो इस तरह से आपने मुगल उमरा को समझ गए और लिख भी लिए। अगर इसमें अभी भी आपके मन में इससे संबंधित कोई डाउट है,
क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। ठीक है चंद किशोर, आपने जो क्वेश्चन पूछे इसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद देंगे हम। उमरा को अमीरों के समूह को उमरा कहा जाता था और उमरा को ही अभिजात वर्ग कहा जाता था। अर्थात हम कह सकते हैं कि अमीर लोग के जो समूह था उसी को अभिजात वर्ग भी कहा जाता था, अर्थात उमरा का पर्यायवाची शब्द हो गया। अब अगला पॉइंट है आपका मनसबदारी व्यवस्था। इसको एक बार सुन लीजिए। मुगल शासनकाल में सैनिक स्थिति को मजबूत करने के लिए यह मनसबदारी व्यवस्था शुरू हुआ था। और मैं बता दूं कि मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत अकबर खास करके शुरू किया था, अकबर अपने शासनकाल में। इसके अंतर्गत लोगों को, जो धनी मनी लोग था, उसको मनसब नियुक्त किए जाते थे। एक पद भी दिया जाता था कि आप मनसब हैं, और जब वो मनसब नियुक्त हो जाते थे तो उसको उस टाइम में था कि कम से कम 10 और अधिक से अधिक 5,000 आप एक तरह से सिपाही रख सकते हैं। कम से कम 10 अधिक से अधिक 5,000 तक सिपाही रख सकते हैं। और उन सिपाही जब आप रख लिए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए साथ ही साथ आप बादशाह को जब जरूरत पड़ेगा तो वो आपसे सहायता लेगा और उसके बदले में आपको पैसा भी देता था। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं दे रहा था, पैसा भी दे रहा था। तो वही था मनसबदारी व्यवस्था, और इससे सैनिक व्यवस्था काफी अच्छी हो गई थी। क्योंकि चाहे युद्ध करने की बात हो या सीमा बढ़ाने की बात हो, हर जगह इसका भी उपयोग सैनिक के रूप में करते थे मनसब का। और जिसके पास जितनी सेना थी ना, उस मनसब का उतना वैल्यू था। तो शायद ये मनसब समझ गए कि एक अद्भुत कहिए कि एक विचित्र तरह का सैनिक व्यवस्था था, जो सर समाज में कोई भी जो अमीर आदमी थे, बाहुबली व्यक्ति थे, वो जाके सरकार से या बादशाह से अर्जी रखते थे कि हमको भी मनसब चाहिए। फिर उस पर विचार विमर्श करके उसको मनसब की एक अधिकारी बना देते थे और फिर वह उसको सेना रखने का एक अधिकार मिल जाता था। यही था मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था मुगल की एक विशिष्ट और अनोखी व्यवस्था थी। मनसबदारी प्रथा का आरंभ अकबर ने किया। इसका मुख्य उद्देश्य सैन्य व्यवस्था को संगठित करना तथा मुगल अभिजात वर्ग पर नियंत्रण रखना था। बादशाह के दरबार में लोग मनसब के लिए अर्जी देते थे और उस पर विचार करके उसे मनसब प्रदान करते थे। मनसब कई श्रेणियों की थी, सबसे कम 10 और सबसे अधिक 5,000 की संख्या एक मनसब में हो सकते थे। मनसब सेना के साथ सुरक्षा करने या युद्ध करने में रहते थे। थोड़ा सा उसमें और लिख लीजिए आप। बादशाह इसे वेतन भी देते थे। इस तरह से हमने आपको आज मनसबदारी व्यवस्था क्या थी उसको लिखाने और समझाने का प्रयास किए। 30 सेकंड आपके पास टाइम है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है थोड़ा जल्दी में बता दीजिए ताकि हम सॉल्व कर सकें। 30 सेकंड टाइम है मेरे भाई। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास समस्या है ही नहीं। तो अतः टाइम भी समाप्त हो रहा है, अतः आज की क्लास को यहीं पर हम विराम दे रहे हैं।